करने वाले ह्यूमन फिजियो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, डिसऑर्डर्स हो गए, रेगुलेशन कैसे होती है, जितने जितने हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं ना ह्यूमन फिजियो के, वी आर गोना कवर ऑल ऑफ दैट, नॉट द एंटायर चैप्टर बट ऑल ऑफ द हाई वेटेज टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर हियर। यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे टेबल बना के लिख लेते हैं। देखो तुम्हारे स्पंजेस हैं, ठीक है, स्पंजेस हैं तुम्हारे, देन यू हैव योर सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। ये सारे कैसे करेंगे एक्सचेंज विद डिफ्यूजन, इंटायर बॉडी सरफेस से ना डिफ्यूजन करके ये सब करेंगे, तो ये सारे करते हैं तुम्हारा डिफ्यूजन, राइट। एंड अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं तुम्हारे, ये मॉइस्ट क्यूटिकल होता है इनके पास, जिससे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए ना, उनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। अब कईयों में होता है वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं गिल्स, ठीक है। ये गिल्स है, ये किसके अंदर होगा, इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स कैसे हो गए, प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं ना, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स। एंड देन यू हैव एंड मोलस्क, जैसे ऑक्टोपस वगैरह, वो सब मोलस्क होते हैं तुम्हारे, वो सब ये करते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास एक और आ जाता है वास्कुलराइज्ड, ये वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर था ना, अब हम आ जाते हैं वास्कुलराइज्ड बैक पे। ये किसके अंदर होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जैसे ह्यूमन हो गए, एम्फीबियंस हो गए, आई एम राइटिंग एम्फीबियंस फॉर शॉर्ट, रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड बर्ड्स ऑलमोस्ट सारे कॉर्डेट्स इसी में आ गए। अब देखो कुछ एम्फीबियंस है, जो फ्रॉग है जैसे, वो अपनी स्किन के थ्रू ही ज़्यादातर रिस्पायर करता है, मतलब वो भी क्यूटेनियस में आ गया। यहाँ पे फ्रॉग लिख दो, फ्रॉग भी तुम्हारे क्यूटेनियस में ही आ जाता है, ठीक है। सो वी गोना रीड द एनसीईआरटी पैराग्राफ नाउ। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization. Lower invertebrates, sponges, coelenterate, flatworms, coelentrates, स्पॉन्जेस और फ्लैटवॉर्म्स जो होते हैं, फ्लैटवॉर्म्स को हम और क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, ये याद रखना है, प्लैटीहेल्मिन्थीज एक्सचेंज O2 विद CO2 विद डिफ्यूजन। एंड देन यू हैव अर्थवॉर्म्स जो मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ करते हैं, अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब स्किन से ही कर लेते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, मॉइस्ट स्किन होती है उससे रेस्पिरेशन कर लेते हैं। उसके बाद इंसेक्ट्स जिनके अंदर ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर, जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कईयों में स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है जिसे गिल्स बोलते हैं, ये यूज होता है मोस्टली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स या फिर मोलस्क से। मोलस्क में स्नेल आ गया, ऑक्टोपस आ गया, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में प्रॉन्स, श्रिम्स एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद वास्कुलराइज बैग्स, लंग्स को किसके पास होते हैं, बर्ड्स के पास होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, हमारे पास होते हैं ह्यूमंस के पास। ह्यूमंस कौन सा, वैस्कुलराइज बैग्स जिसे लंग्स कहते हैं वो करते हैं, इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आ गया ना, दैट्स रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। उसके बाद कुछ फिशेस क्या यूज़ करती है, फिशेस का नहीं लिखा ना, फिशेस यूज़ गिल, ये तो पता ही है, राइट, फिशेस यूज़ गिल्स, राइट। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। कौन क्यूटेनियस करता है, एक फ्रॉग एंड एक अर्थवॉर्म, ओके। आई हैव सिंपली मेड अ टेबल हुए हैं, यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, डिफ्यूजन, फ्रॉग और अर्थवॉर्म क्यूटिकल रेस्पिरेशन, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यहाँ पे इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब से करते हैं। वैस्कुलर स्ट्रक्चर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं गिल्स के थ्रू कौन करता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। वैस्कुलराइज बैग कौन करता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। फिशेस के यूज़ करते हैं गिल्स। नाउ वी हैव दिस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जो हम नॉर्मल सांस अंदर बाहर लेते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं इन एंड आउट, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, एंड देन जब हम गहरी सांस अंदर लेते हैं दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
एंड जब हम टाइडल वॉल्यूम जो हमने ली और जो हमने एक्स्ट्रा ली उनको मिला लेते हैं तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। तो अब हम टाइडल वॉल्यूम से जब ज़्यादा लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं ना, एक्सपिरेशन करते हैं, तो उसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। हमेशा हमारे लंग में कुछ अमाउंट ऑफ लाइक एयर होती है जो हमेशा रहती है, क्योंकि ये बाहर निकलेगी तो लंग कोलैप्स हो जाएंगे, इसलिए इसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये हमेशा लंग में ही होती है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अब ये सब मिला के जो बनता है ना हमारा, ये वाइटल कैपेसिटी है जो हम अंदर बाहर कर सकते हैं। और ERV प्लस RV जो हमारा बनता है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब कितनी लंग्स में कितनी हवा रहती है यूजुअली। टोटल लंग कैपेसिटी, इन सबको मिला के जितना भी बनता है वो टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये 500 ml होती है। और हम 12 to 16 टाइम्स सांस अंदर बाहर लेते हैं, तो 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये फोर्सिबल इंस्पिरेशन होती है, गहरी सांस संतुलन में। ये 2500 to 3000 ml होती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV फोर्सिबल एक्सपिरेशन होती है, मतलब गहरी सांस बाहर छोड़ना, ये 1000 से लेके 1100 ml के बीच में होती है। उसके बाद यू हैव रेजिडुअल वॉल्यूम जो बच जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है, 1100 to 1200 ml। उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ये TB प्लस IRV होता है, 3500 ml। उसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कितनी एक्सपायर कर सकता है, TB प्लस ERV होता है, ये 1500 to 1600 ml होता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये ERV प्लस RV होता है, 2100 to 2300 ml होता है। वाइटल कैपेसिटी तुम्हारा ERV प्लस TB प्लस IRV है, ये वाइटल कैपेसिटी है तुम्हारा। तो ये कितना होता है, 2100 से लेके 2300 ml के बीच में। एंड देन यू हैव टोटल लंग कैपेसिटी, कि पूरा लंग कितना एक्सपायर कर सकता है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, लाइक वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम तुम्हारा होता है 5000 to 6000 ml, 5000 to 6000 ml। तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आई एम गोइंग टू डू दिस वन ऑल्सो। जो तुम्हारा वो होता है ना एयर, वो हाई पार्शियल प्रेशर, लो पार्शियल प्रेशर ट्रैवल करती है। अब देखो, जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में 159 है, एल्विलाई में 104 है, तो यहाँ से आ जाएगी क्योंकि हाई टू लो जाना है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी क्योंकि वहाँ पे कम है पार्शियल प्रेशर, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड बना देगी, तो वो 95 खुद हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है 40 था, अब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया तो वो 95 हो गया उसको खुद, ठीक है। अब 95 40 में जाएगा टिश्यूज़ में, ठीक है। अब टिश्यूज़ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उनका 45 लेवल है, ठीक है। अब वो जाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और उसे डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे और 45 पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। फिर एल्वोलाई में कम है तो एल्वोलाई में चला गया, एटमॉस्फेयर में कम है तो एटमॉस्फेयर में चला गया। ये CO2 टिश्यू से बाहर जा रहा है और O2 एटमॉस्फेयर से अंदर आ रहा है। इसका फ्लो ऐसे है और इसका फ्लो ऐसे है, ठीक है। ये सिग्मॉइड ग्रुप है, हेम के पास 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है, अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है। एसोसिएशन कहाँ होगी, एल्वेलाई में। डिसोसिएशन कहाँ होगी, टिश्यूज़ में। जब डिसोसिएशन होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, CO2 ज़्यादा होता है। CO2 ज़्यादा होगा तो H आयन ज़्यादा होंगे और तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इस सब का, ठीक है। एसोसिएशन जहाँ पे होती है, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व है तुम्हारा और हर 100 ml में 5 ml ऑक्सीजन होता है। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन होता है। देखो ऑक्सीजन तो देखो RBCs के साथ चली जाती है और कुछ प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो अमीनो ठीक है, अमीनो ग्रुप से जुड़ते हैं हीमोग्लोबिन के, तो इसलिए कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं इसे। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखो कुछ प्लाज्मा में चली जाएगी, कुछ कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चली जाएगी। अब
RBCs में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, उसमें कंबाइन होके H2CO3 बन जाता है। ठीक है, जो आगे क्या होता है, आगे ये बाहर जाएगा, ये तुम्हारा H2CO3 है। ठीक है, ये बाहर जाएगा RBC से एंड देन ये दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आएगा, जिसकी वजह से ये HCO3 नेगेटिव बन जाएगा और इसका H+ बाहर निकल जाएगा, जो H+ हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ये बना देगा, राइट। अब ये HCO3 नेगेटिव जो है हमारा, वो NaCl है ना, उसके साथ जाएगा और NaHCO3 बना देगा और Cl नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि क्लोराइड बाहर निकल आया। ये कहाँ पे होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारे टिश्यूज़ में, क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बना, अब वो जॉइन होकर ऐसे बन जाएगा। अब एल्वियोलाई में इसका उल्टा होता है कि मतलब ये लिया, ठीक है, उसको हाइड्रोजन से कंबाइन किया, फिर H2CO3 बना दिया, फिर उसको उल्टा रिवर्स रिएक्शन किया कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और CO2 और पानी बन गया, और CO2 एल्वियोलाई के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे आते हैं। एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट रेस्पिरेटरी। अब देखो, जो भी है ना, CO2 के बढ़ने पे हमारी बॉडी को पता चलता है CO2 बढ़ गया या H+ बढ़ गया। ऑक्सीजन के कम होने पे नहीं, हमें वो नहीं होती कि हमें सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन के कम होने पे नहीं होता, CO2 के बढ़ने पे होता है। ठीक है, ये न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेडुला है, एक मेड्यूला है तुम्हारा और एक पॉन्स, यहाँ ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। ये देखो तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन है, तो इसका जो हाइंड ब्रेन वाला है उसमें पॉन्स और मेडुला होते हैं। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेडुला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ये रेगुलेशन करता है। ठीक है, उसके बाद पॉन्स वाला रीजन आ जाता है, P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसका रेस्पिरेटरी कैन मॉडरेट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब न्यूमोटैक्सिक बड़ा है, न्यूमोटैक्सिक इसको भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये इसके कंट्रोल के अंदर आता है, न्यूमोटैक्सिक सबसे बड़ा है और इसके अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आता है। अब देखो, न्यूरल सिग्नल्स सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेशन रेट, मतलब रेस्पिरेशन शैलो कर सकते हैं तुम्हारी, कि मतलब तुम गहरी गहरी सांस लो, जब take your body like you are running and your body needs more air to produce more energy, right, तो तुम गहरी गहरी सांस, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, उसको शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग है ना, उसे शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। उसका लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा न्यूरल सिग्नल्स। ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है एडजस्टेंस टू रिदम सेंटर, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। देखो मैंने बोला था ना, CO2 और H+ जब ज़्यादा होंगे तब इसको पता चलेगा कि ओ ये ज़्यादा हो गया, तो अब हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी है। ठीक है, इंक्रीज इन एक्टिवेट दिस सेंटर एंड टर्न द सिग्नल टू रिदम सेंटर। अब ये देखो, ये ज़्यादा हो गए, कीमोसेंसिटिव इसको सिग्नल देगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो वो सांस लेगा। ठीक है, उसको नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद, और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया, ये आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरीज जो होती है ना, उसमें भी ये होता है प्रेजेंट कि CO2 और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तुम्हारी आर्टरीज, और ये भी सिग्नल दे सकते हैं आगे। ठीक है, ये नेसेसरी एक्शन होता है जिसकी वजह से तुम्हारी सांस बड़ी तुम्हें फील होती है कि ओ हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है आफ्टर सम टाइम, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, एक बारी रिकैप, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में होता है, और हर लाइक आर्टरीज वगैरह के पास कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं, मतलब ये पता लगा लेते हैं कि CO2 और H+ बढ़ गया है, तो ये इसको सिग्नल देते हैं कि तुम काम करो, रेस्पिरेशन चलाओ। ठीक है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और ये पॉन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद डिसऑर्डर्स आते हैं। एजमा इज़ वीजिंग, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, जो ऐसे एयर कंडक्ट करते हैं ना, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब वो मोटे हो जाते हैं, एंड वीजिंग साउंड आती है, ऐसे सांस नहीं लेते एजमा के पेशेंट्स, उसको वीजिंग साउंड कहते हैं। इसके लिए यू कैन गिव एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड्स। ठीक है, टू क्योर दिस। ठीक है, अब हम आते हैं एम्फाइजिमा, ये एलर्जिक रिएक्शन टाइप होता है एक तरीके का। उसके बाद एजमा की बात कर रही हूँ कि ये एलर्जिक रिएक्शन टाइप होता है। तो
एम्फाइजिमा क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, वो ख़राब हो जाती हैं, ये स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया कम हो जाता है उसके लिए। यहाँ पे एल्वियोलर वॉल डैमेज हुई है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स हुए हैं, और ये किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग, एंड दिस इज़ एन एलर्जिक या फिर इम्यून रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब कोई स्टोन ग्राइंडिंग वगैरह, मतलब किसी की ऑक्यूपेशन ही ऐसी है कि फायर फाइटर्स है या कुछ स्टोन ग्राइंडिंग का काम करे, तो उनका कितनी दिक्कत आती होगी सांस लेने में, तो वो किसकी वजह से, उनके ऑक्यूपेशन की वजह से, ठीक है। एक इसका सिलिकोसिस होता है, मतलब सिलिका की इंडस्ट्री में काम करने से वो सिलिकोसिस होता है। बेसिकली इसमें क्या है, डस्ट वगैरह स्टोन ब्रेकिंग की वजह से तुम्हें दिक्कत आती है। इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस, मतलब फाइब्रस टिश्यू होता है ना, वो तुम्हारे लंग में जमा होने लग जाता है, ठीक है। इसके लिए वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, जब भी तुम ऐसे काम करें ना तो प्रोटेक्टिव मास्क आते हैं स्पेशल, वो पहनने चाहिए। हाइपॉक्सिया क्या होता है कि हम जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना, पहाड़ों पे जाते हैं वगैरह, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री का वो लॉ होता है, हेनरीज लॉ। इसमें क्या होता है, जितना जितना प्रेशर कम होता जाएगा ना, उतना डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी तुम्हारी गैस, तो डिज़ोल्व नहीं होती है ऑक्सीजन की, एयर में क्वांटिटी कम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे, जिसकी वजह से तुम सांस नहीं ले पाते, इसे हाइपॉक्सिया कहते हैं। फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स नहीं होता जिसमें, ठीक है। इसमें प्लाज्मा होता है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का, मतलब बहुत ही स्ट्रॉ जैसे कलर की होती है ना, पिंक कलर की स्ट्रॉ वैसे कलर का होता है, विशेस फ्लूइड होता है, ठीक है। एंड इसमें 55% ब्लड होता है, 90 to 92% वाटर होता है, और बाकी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स होते हैं। फाइब्रिनोजेंस क्या करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब तुम्हें चोट लग जाती है तो उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है ना, लाइक दैट इज़ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन्स इन डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, और एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब वाटर और सॉल्ट्स यानी जितने भी आयन्स होते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बैलेंस करने में, ठीक है। अब वी हैव डन दिस। अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो लाइक फाइब्रिनोजन, तो उसे सीरम बोलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ जाते हैं हमारे पास। कुछ ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, कुछ एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इरेथ्रोसाइट्स होते हैं हमारे पास, ओके। सो लाइक वी हैव आरबीसीज को इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स होती हैं, और उसके बाद वी हैव ल्यूकोसाइट्स, यानी कि डब्ल्यूबीसीज को ही ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं जिसमें से ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इरेथ्रोसाइट्स जो होती है वो बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है। ये 5 मिलियन to 5.5 मिलियन होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। ये रेड बोन मैरो में बनती है। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये बाइकनकेव शेप के होते हैं, बाइकनकेव ऐसा सा शेप होता है, ठीक है। दिस इज़ बाइकनकेव शेप। ये रेड कलर की होती है, इसमें आयरन कंटेनिंग होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ के ये ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करती है बेसिकली, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ये तुम्हारा आरबीसी है, ठीक है। दिस इज़ योर आरबीसी एंड दिस बंदा लाइक कैरीज O2, ठीक है। दिस इज लाइक योर आरबीसी जो O2 कैरी करके जाते हैं। हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दी सेल्स। इसमें 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए नॉर्मली, पर 100 ml ऑफ ब्लड 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। इसका एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, और ये जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स, इन्हें डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं, कलरलेस होते हैं। एंड देखो, ये ऑल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसीज। इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 1 to 15 डेज़ का होता है। ये बोन मैरो, स्प्लीन या फिर लिम्फ ग्लैंड्स में बनती है, ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा लंबे नहीं जीते, क्योंकि 1 to 15 डेज इज़ वेरी शॉर्ट कंपेयर टू आरबीसीज। ये 6000 to 8000 होते पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। इसमें ईसिनोफिल्स होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स बेसिक होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है।
दैट इज़ क्लियर। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है हाई क्वांटिटी में 60 to 65%, ठीक है। आर एटलीस्ट बेसोफिल्स 0.5 to 1% होते हैं, और ये 60 to 65% है तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स। एंड देन यू हैव ये फैगोसाइटोसिस करते हैं न्यूट्रोफिल्स लाइक, एंड मोनोसाइट्स और फैगोसाइटोसिस, मतलब जैसे कोई भी ऐसे है ना तुम्हारा बैक्टीरिया, इसको ऐसे इनगल्फ कर लेंगे अपने अंदर एंड उसको खा लेंगे, फैगोसाइटोसिस, ये जो अमीबा करता है वैसे सेम, ठीक है। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन रिलीज़ करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है। इसकी वजह से तुम्हें एलर्जिक जो रिएक्शन होता है ना, वो बेसोफिल की वजह से ही होता है। अगर वो ज़्यादा हिस्टामिन वगैरह वो प्रोड्यूस करने लगती है तो तुम्हें एलर्जीज हो जाती है, जैसे एज़मा वगैरह। बट ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, फॉरेन सब्सटेंस के लिए। बट इफ़ इट गेट्स हाइपर देन यू हैव एलर्जीज लाइक इज़ोनोफिल्स। ये इन्फेक्शंस से हेल्प करते हैं कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो एसोशिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ये भी एलर्जिक रिएक्शन में एसोशिएट होते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स, ये बेसिकली बी एंड टी टाइप के होते हैं। ये देखो, ये मोनोसाइट है, ये भी फैगोसाइटोसिस ही करता है, मैं तो फैगोसाइटोसिस करके खा लिया। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। दीज आर बोथ लाइक इन अ बॉडी, राइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग पे आ जाते हैं हम। देखो, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन, मतलब ये तुम्हारा ब्लड ग्रुप का सेल है ना, उसके ऊपर एंटीजन होते हैं ऐसे ऐसे, तो उसके ऊपर एंटीजन ए होंगे। और अगर तुम्हारे ब्लड में बी ग्रुप डाल देना, बी ब्लड ग्रुप, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो ये एंटी बी है। और इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है, इसको ए डोनेट कर सकता है, ओ डोनेट कर सकता है। ओ क्यों डोनेट कर सकता है, क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन्स नहीं होते हैं। सेम फॉर बी, बी के ऊपर बी एंटीजन्स होते हैं, इसमें एंटी बी होता है, एंड लाइक बी और ओ दोनों डोनेट कर सकते हैं। ए बी में दोनों एंटीजन्स होते हैं, इसलिए किसी को भी किसी के लिए भी इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। और ओ तुम्हारा यूनिवर्सल डोनर है, बट वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है और किसी से ले नहीं सकता वो, ठीक है। ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर, ए बी ग्रुप इज़ द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब वो सबसे ले सकते। अब हम आ जाते हैं इस पे। अब देखो, रीसस मंकी के साथ हमें पता चला कईयों पे RH एंटीजन जो रीसस मंकी में होता है वो होता है, तो अगर है तो RH पॉजिटिव, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। अब क्या होता है, अगर तुम्हारे देखो कोई मम्मी है, उसके वूम में बेबी है, ठीक है। तो अगर मम्मी नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है ना, तो ये एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगा। बट प्लेसेंटा होता है बीच में, तो बेबी हार्म नहीं होगा इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। बट जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना, तो जब बेबी बाहर निकल गया ना, तो कुछ तो कांटेक्ट में आ जाते हैं मम्मी ब्लड से, और एंटीजन बनने लग जाते, एंटीबॉडीज़ बनने लग जाते हैं उसके खिलाफ। तो फिर क्या होता है, सेकंड में बेबी के जो RBCs है ना, उसको मम्मी के जो एंटीबॉडीज़ है ना, वो बेबी के RBCs को अटैक करने लग जाते हैं और उन्हें किल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स बेबी को जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड की कमी होगी, RBC नहीं है तो ऑक्सीजन कम होगा, जिसकी वजह से अनीमिया और जॉन्डिस होता है, जो फेटल भी हो सकता है बेबी के लिए। इसे एरिथ्रोब्लास्टस फीटस कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे हम लाइक इसके लिए स्पेशल इंजेक्शन होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर इंसर्ट कर लेते हैं आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी फॉर इट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, अब देखो कोई टिश्यू है, टिश्यू पे कोई लाइक चोट लगी तुम्हें, ठीक है। अब वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगा, जो कैल्शियम की प्रेजेंस में होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, अब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड फाइब्रिन ऐसे होता है जिसके अंदर डेड सेल्स ट्रैप हो जाते हैं, और ये तुम्हारा क्लॉट बना देता है। क्लॉट बेसिकली क्या करता है, क्लॉट तुम्हारी जो चोट लगती है तो उसको कवर कर देता है, ठीक है। अब देखो, फाइब्रिन्स किससे बनते हैं, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजेंस, ठीक है। फाइब्रिनोजन से बनते हैं, ठीक है। फाइब्रिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन से आता है, जो आगे थ्रोम्बोकाइनेस जिसे एक्टिवेट करता है।
ये एक स्टेप बाय स्टेप लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन है, तो इसे कैस्केडिक प्रोसेस बोलते हैं, और ये कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में होता है। तो कैल्शियम और विटामिन के ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ लिम्फ? लिम्फ इज़ बेसिकली तुम आरबीसीज और प्रोटीन्स निकाल दो तुम्हारे नॉर्मल ब्लड से, तो जो बच जाता है उसे लिम्फ बोलेंगे। इट्स बेसिकली लाइक ब्लड, बट इसमें आरबीसीज बिल्कुल ही नहीं होते और प्रोटीन कम होता है। उसके बाद वी हैव ऑल दिस, इसमें थोड़ा थोड़ा दे रखा है। इसमें ये याद रखना ना, क्रोकोडाइल जो होता है उसका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, फ्रॉग एंड एम्फीबियंस रेप्टाइल्स का 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड, फिशेस का 2 चेम्बर्ड, ह्यूमंस है 4 चेम्बर्ड, राइट। और बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। बट एनालिड्स के आगे जो एनिमल किंगडम में सारे होते हैं उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये हो गया, मतलब उसमें कोई ब्लड वेसल्स ही नहीं है, ऐसे फ्लो करी जा रहा है खून पूरी बॉडी में। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, तो इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो है वी हैव आ हार्ट, तो ये तुम्हारा राइट एट्रियम है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू वेना केवा से हार्ट में आएगा राइट एट्रियम में, और उधर यहाँ पे तुम्हारी वॉल्व होती है जिसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो वॉल्व क्लोज हो जाती है ताकि बैक फ्लो ना हो, ब्लड पीछे ना जाए, आगे ही जाए। उसके बाद ये आगे जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यू ऑल्सो हैव दिस, यहाँ पे एक पतला सा सेप्टम होता है, नीचे एक बड़ा सेप्टम होता है, ठीक है। सेप्टम इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ से ओर्टा जा रही है तुम्हारी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। वी आर गोना कवर दिस। यहाँ देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और वो जाएगा तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ठीक है। लंग्स से प्योरीफाई होकर आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू इनटू योर लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन वहाँ से ये सिस्टमिक वॉल्व के थ्रू ओर्टा से तुम्हारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब देखो, एक साइनो आर्टरियल नोड होती है, पूरे ब्लड की रिदम को कंट्रोल करती है। ब्लड खुद से चलता है, इसको ब्रेन के उसकी ज़रूरत नहीं होती कि ब्रेन बोलेगा कुछ तो करेंगे, नहीं, ये खुद से चलता है। और इसके नीचे आर्टरोवेंट्रिकल वॉल है, ये अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ राइट अपर SAN है, साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है। सीन इन लोअर, यहाँ पे एक और नोड है AVN, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ये लाइक तुम्हारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नीचे डिवाइड करके ये पकिंजे फाइबर्स भी बनाता है जो पूरे हार्ट की रिदम को कंट्रोल करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट अभी, तो वो AVN नोड कंट्रोल करता है, और SAN नोड मतलब पूरा कंट्रोल करता है। और 70 to 75 मिनट पर मिनट तुम्हारी वो होती है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट तुम्हारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। अब देखो, एंड नाउ ओके, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है साइनो आर्टरियल नोड। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है ताकि तुम्हारा हार्ट बीट कर सके, ठीक है, एवरी मिनट। इट इज़ अ पेस मेकर, ये बहुत ज़रूरी है कि ये पेस मेकर है ऑफ योर हार्ट, SAN नोड, ठीक है। उसके बाद हम कार्डियक साइकिल पे आते हैं। इसमें जॉइंट डायसोल होता है, आर्टियल सिस्टोल होता है, एंड देन वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से पास कर रहा है ना तुम्हारा वॉल्व से, तो जब ये वॉल्व से पास करेगा तो और क्लोज हो जाएगा, मतलब जॉइंट डिस्टोल में क्या होता है, ये भर रहा है तुम्हारे हार्ट में ब्लड भर रहा है, ठीक है, दैट जॉइंट डिस्टोल एंड रेस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हार्ट आर्टियल सिस्टोल में जाता है। आर्टियल सिस्टोल में क्या होता है, बेसिकली आर्टियल सिस्टोल में होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। यहाँ पे साउंड आती है लब की, क्योंकि ये वॉल्व क्लोज होने पे साउंड आती है, ठीक है। ये वॉल्व क्लोज हो गई है, ठीक है, ठीक है, वॉल्व थी तुम्हारी, ये क्लोज हो चुकी है, ठीक है। AV वॉल्व जो तुम्हारी थी वो क्लोज हो चुकी है। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल आएगा,
फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से सिस्टोल आया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ओर्टा में ब्लड चला जाएगा और वो बाहर पूरी बॉडी में चल जाएगा। तो ओर्टा में एक और वॉल्व होती है तुम्हारी, सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है, वो क्लोज होगी तो दब की साउंड आएगी, ठीक है। ये 0.1 सेकेंड का होता है, ये 0.3, दिस इज़ 0.4, टोटल इज़ 0.8 सेकेंड की पूरी साइकिल होती है, ठीक है। वॉल्यूम इज कितना ब्लड पंप होता है इन 1 हार्ट बीट, लाइक लबदब हो गया जब तुम्हारा तो कितना ब्लड पंप हुआ था तो उसे बोलेंगे हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट। तो इसमें 70 ml ब्लड निकलता है 0.8 सेकेंड्स में जो तुम्हारी होती है पूरी, ठीक है। उसमें जो जितना ब्लड निकलता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद हमारी 72 टाइम्स बीट होता है हार्ट, है ना, तो 72 को स्ट्रोक वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 को इंटू 72 टाइम्स, देन यू गेट दिस, ठीक है। 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, मतलब कि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड तुम्हारा हार्ट पंप करता है इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो हो रहा है उसे कार्डियक आउटपुट बोलेंगे हम, ठीक है। स्टेटोस्कोप हार्ट बीट मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है जिसमें ऐसे तुम्हें लाइनें नहीं दिखती, पीप 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 करके जो बजती है, ठीक है, और उसका जो इमेज होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। It looks something like this. First you have this P represent arterial systole, मतलब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट की, सॉरी आर्टरी कह रही हूँ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद QRS, दिस रिप्रेजेंट वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद तुम्हारा फिर ऐसे कोई रेस्टिंग पीरियड आ जाता है जॉइंट सिस्टोल का। इट्स नॉट बेसिकली जॉइंट सिस्टोल, इट्स बेसिकली रीपोलराइजेशन, मतलब नॉर्मल पे आ गया तुम्हारा, इसको हम मार्क कर सकते हैं जॉइंट डायस्टोल से, नॉर्मल पे आ गया तुम्हारा, ठीक है। एंड ऑफ सिस्टोल हो गया तुम्हारे, ये जो सिस्टोल्स थे वो ख़त्म हो गए, जॉइंट डायस्टोल पे ख़त्म होते हैं ना, तो इट्स बेसिकली दिस इज़ योर हार्ट का वो, ठीक है। ये सबसे बड़ा वेंट्रिकल वाला है क्यों, एंड सबसे सामने वाला आर्टरियल वाला है, और ये T तुम्हारा डायस्टोल वाला है। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एक पल्मोनरी होता है, एक सिस्टमैटिक। हमने पढ़ा था ना कि लंग्स की तरफ लेके जाते हैं फिर बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, जो लंग्स की तरफ लेके जाना है उसे पल्मोनरी बोलेंगे, जो बॉडी की तरफ लेके जाना है उसे सिस्टमिक बोलेंगे। अब तुम्हें डिफरेंस भी याद करना है वेन्स एंड आर्टरीज का, जो मैं आगे कराऊंगी। एंड देन यू हैव दिस, देखिए देखो यहाँ से आया और बॉडी से आया, हार्ट में आया, फिर लंग की तरफ गया। ये जो हार्ट में आया बॉडी के थ्रू इसे बोलेंगे सिस्टमेटिक, ठीक है। जो लंग्स की तरफ गया उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ये 2 बार ही चल रहा है ना, तो इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक आर्टरी है तुम्हारी, एक वेन है। आर्टरीज डीप होती है स्किन के अंदर, दे आर थिकर, ठीक है, एंड वेन्स आर लाइक स्मॉलर एंड दे आर लाइक अबव सर्फेस, जो तुम्हें से अपने हाथों पे लाइनें नहीं दिखती, लाइक इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ वेन, राइट, दिस इज़ अ वेन। एंड इसका ल्यूमन जो होता है वो बड़ा होता है, इसका ल्यूमन छोटा होता है, मतलब वेन्स ज़्यादा ब्लड कैरी कर सकती है, आर्टरीज कम। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए ये ऊपर होती है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए ये डीप होती है। आर्टरीज आर लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी, एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन। ये बॉडी वेन्स क्या करती है, हार्ट के पास लेके आती है ब्लड, वेन्स हार्ट के पास लेके आती है, आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है, बॉडी को टिश्यूज़ को देना होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, देखो इसका कोई ये खुद से ही चलता है, नोडल टिश्यूज़ होते हैं इसमें, SAN तुम्हारा SAN होता है और AVN होता है। SAN और AVN कंट्रोल करता है तुम्हारे हार्ट की रिदम का, ये हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो, मतलब मान लो तुम स्ट्रेस में हो तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, देखो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तब होता है जब तुम्हें एंग्जाइटी में हो, तुम लाइक स्ट्रेस कंडीशन में हो तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक दूसरा होता है जब तुम रिलैक्स हो, तो ये तुम्हारा चेंज कर देते हैं। और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन भी तुम्हारे हार्ट बीट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि एड्रेनल हार्मोन एड्रेनालाइन रिलीज़ करता है, जो फ्लाइट ऑफ फाइट हार्मोन होता है, मतलब जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो वो रिलीज़ होता है, तो वो भी हार्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, नॉर्मली तुम्हारा 120/80 mmHg होना चाहिए ब्लड प्रेशर। ये तुम्हारा सिस्टोल का है, ठीक है, ये तुम्हारा डायस्टोल का होता है, ठीक है, इतना होना चाहिए। बट
बट कईयों को ज़्यादा होने लग जाता है, 140/90 से ज़्यादा रहने लग जाता है, उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये तुम्हारी किडनी, हार्ट और ब्रेन को डैमेज कर देता है। उसके बाद कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, तुम मोमोज खाते हो, छोले कुलचे खाते हो, तुम्हारे जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह ना वो तुम्हारी आर्टरीज में जम जाता है एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिससे कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ हो जाती है, मतलब ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब ये हैव एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें चेस्ट पेन होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रीच कर रहा। ये मिडिल एज और एल्डरली में होता है, ठीक है। इसमें ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट फेलियर, और हम हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है, मान लो तुमने बहुत कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हो ये वो, तो उससे प्लेक बिल्डअप होता है जो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। आर्टरी ब्लॉक हो जाती है जिससे, ठीक है, और पंप नहीं कर पा, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और इन एडुकेट ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड को अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि डैमेज हो गई है, ठीक है। उसके बाद हार्ट फेलियर, मतलब तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, ठीक है, तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फिर ब्लड पंप करना पड़ेगा, बट तुम्हारा हार्ट तो छोटू सा है, वो इतना कैसे करे बेचारा, ठीक है। तो बीपी, ब्लड प्रेशर बड़ा रहने लग जाएगा, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं मेट कर पाएगा, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट ऐसे नोड होता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आ रहे, तो कार्डियक अरेस्ट होता है जिससे बंदा मर जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन पे आ गए हैं। इसमें बेसिकली एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, और एक्सक्रीशन से पहले रीअब्जॉर्प्शन होती है पानी वगैरह की यूरिन से। अब देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक अमोनोटेलिज्म होता है जो सीधा अमोनिया, जो कि तुम्हारा NH3 होता है ना, उसको ही सीधा वो निकाल देते हैं बाहर, NH3 को, ठीक है। ये सीधा NH3 निकाल देते हैं, उन्हें अमीनोटेलिक बोलते हैं क्योंकि वो अमोनिया निकाल देते हैं। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ पे होगा, एक्वेटिक फिशेज़ में होगा, क्योंकि फिशेज़ तो पानी में होती है तो उनके पास पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल, तो अमोनिया वो डायरेक्टली सिक्रीट कर सकते हैं। अब ये डिफ्यूजन के थ्रू फिशेज़ सिक्रीट कर देती है, ठीक है। एंड देन यू हैव दूसरे कई ये फ्रेश वाटर वाली फिशेस होती है, एक मरीन होती है जो खट्टे पानी में रहती है, ठीक है। अब देखो मैमल्स और मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस वगैरह ये कैसे करते हैं, क्योंकि देखो मैमल्स है जो हम लैंड पे रहते हैं, हम इतना पानी तो वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास पानी की कमी है ना। तो हम क्या करते हैं, यूरिया से सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिया सिक्रीट करते हैं। ये यूरिया सिक्रीट होता है वो अमोनिया होता है वो हमारे लिवर में यूरिया में कन्वर्ट होता है। लिवर के थ्रू लिवर में यूरिया साइकिल होती है जिससे जो हमारा अमोनिया वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और फिर किडनी के थ्रू फिल्टर वगैरह होकर बाहर निकलता है। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। इनका बहुत ही पैलेट टाइप वेस्ट होता है, जैसे बर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई, ये सब बहुत ही ड्राई वेस्ट होता है इनका, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। हमारा ऑप्टिमम है यूरियोटेलिक है, उनका ऑप्टिमम है, वो उसको मतलब पूरा प्रोसेस भी कर रहे हैं, उनका ज़्यादा पानी भी नहीं वेस्ट हो रहा, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं वेस्ट हो रही। यहाँ पे दे रखा है कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन सा एक्सक्रीशन का मेथड यूज़ करते हैं। आई एम गोना एक्सप्लेन फ्रॉम दिस टेबल। देखो फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थीस में होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स प्लैटीहेल्मिन्थीस में होते हैं, रोटिफर्स में होते हैं, एनालेट्स में होते हैं और सिफेलोकॉर्डेट्स में होते हैं, जैसे एम्फियोक्स, ठीक है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेफ्रीडिया होता है उसमें, अर्थवॉर्म एंड अदर एनालेट्स में नेफ्रीडिया होता है जो कि नाइट्रोजन को रिमूव करता है और ऑस्मो रेगुलेशन करता है। उसके बाद मॉर्फोजन टेब्यूल्स, ये इंसेक्ट्स में होती है जैसे कि कॉकरोच, ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करती है और ऑस्मो रेगुलेशन करती है। उसके बाद एंटिनल ग्लैंड यानी कि ग्रीन ग्लैंड्स, ये होती है क्रस्टेशियंस में, जैसे प्रॉन्स वगैरह जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं बेसिकली उनमें होती है, ठीक है। उसके बाद किडनीज वर्टिब्रेट्स जैसे ह्यूमंस वगैरह उनमें होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स प्लैटीहेल्मिन्थीस, रोटिफर्स, एनालिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म एंड एनालिड्स, माल्फिजियन ट्यूब्स इंसेक्ट, एंटीनल ग्लैंड, प्रॉन्स, किडनीज, वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे किडनी की डायमेंशन दे रखी है, ये मतलब पीछे वाली साइड होती है, डॉर्सल साइड में होती है, और लंबार लास्ट थोरैसिक और लंबार वर्टिब्रे के बीच में होती है। अब्डोमिनल कैविटी मतलब जो तुम्हारे पेट से नीचे वाली जगह ना उधर के आसपास लोकेटेड होती है, ठीक है। तो देन वी हैव दिस, किडनी का स्ट्रक्चर है देखो,
यहाँ पे तुम्हारे जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं माइनर कैलिक्स है, छोटी छोटी गली, फिर बड़ी गली दिख रही है वो मेजर कैलिक्स है, ठीक है। और ये जो बड़ा सा ये पेल्विस है तुम्हारा, ठीक है, रीनल पेल्विस है ना। और उसके बाद रीनल वेन है, यहाँ पे रीनल आर्टरी है, यहाँ से यूरेटर है जो पाइप होती है जो यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है। अब देखो आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है, ठीक है इसमें। और इसके अंदर मेडुलरी पिरामिड होते हैं ऐसे ऐसे, और उसके बीच में ऐसी जगह होती है जिसे रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई बोलते हैं, ठीक है। ये रीनल कैप्सूल है, इसके ऊपर कवरिंग है। अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पर। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का गुच्छा है। एफरेंट आर्ट्रियोल से आएंगी, एफरेंट ए आता है ना पहले और ई बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, तो ईफरेंट से जाएंगी, एफरेंट से आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे जो ये जो इसके अंदर है ना, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जो ऐसे सा है कोली टाइप, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास पीसीटी आ जाती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद डीसीटी आ जाती है। इसमें तुम्हारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मतलब जिनके पास ऐसे 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 वो होते हैं फ्लैजेलेटिक स्ट्रक्चर, ताकि अब्जॉर्प्शन हो सके। सीलिया होता है ताकि अब्जॉर्प्शन हो सके बेसिकली। उसके बाद हम इधर जाते हैं, ये डिसेंडिंग लिम्ब है क्योंकि नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग, ये ऊपर जा रही है तो असेंडिंग, ठीक है। हेनली लूप है, ये लूप बन रहा है ना तो हेनलीज लूप है। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये कलेक्टिंग टक है। और इसके आसपास जो तुम देख रहे हो ना ऐसे रेड ये जो तुम्हारी आर्ट्रियोल है, ये वासा रेक्टा फॉर्म करती है हेनलीज लूप के। ये देखो अब तुम्हारे पास ये सब है। अब यहाँ पे देखो कुछ नेफ्रॉन होते हैं, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स है, ये तुम्हारा मेडुला है। कुछ नेफ्रॉन होते हैं ऐसे ऐसे मेडुला में बहुत थोड़े से जाते हैं, कुछ डीप इनटू मेडुला जाते हैं। जो बिल्कुल ही नहीं जाते उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि वो कॉर्टेक्स में ज़्यादा है। और जो चले जाते हैं डीप और इनके पास वासा रेक्टा भी होती है, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। मेडुलरी आ रहा है ना क्योंकि मेडुला में जा रहे हैं, और इसमें वासा रेक्टा नहीं होती है। ज़्यादातर हमारी बॉडी में 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कम होते हैं 15% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कब काम करते हैं, जैसे तुमने फास्ट रखा है, बहुत पानी नहीं पिया है पूरे दिन, तो स्ट्रेस कंडीशन में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये देखो यू शेप्ड वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में बहुत ही कम होती है, ठीक है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है, वैसे गुच्छा टाइप है, यहाँ पे फिल्टरेशन हो जाएगी, मतलब इट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ सीव, ठीक है। ये छन्नी टाइप है, इसके ऊपर तुम्हारे सारे अमीनो एसिड्स रह जाएंगे, प्रोटीन रह जाएगा तुम्हारा ऊपर, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होती है। अब ये कैसे होती है, देखो एफरेंट आर्टेरियोल जो तुम्हारी होती है वो बड़ी होती है, और जो ईफरेंट होती है वो पतली सी होती है। इससे तुम्हारा जो है ना, यहाँ से बड़े मॉलिक्यूल जा सकते हैं, ऐसे सिर्फ छोटे जा सकते हैं, तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, जो तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल है ना, उसमें ऐसे पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे पोडोसाइट्स वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, जो इनमें फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है, मतलब ये फ़िल्टर कर देते हैं, और क्योंकि छोटी छोटी जगह है इसमें से कोई काफ़ी कम चीज़ें पास कर पाती है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ लेते हैं एक बारी। द फर्स्ट स्टेप इन यूनिफॉर्मेशन इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है पहले तो। ये 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। तो जो कैपिलरी है वो ब्लड प्रेशर का यूज़ करती है, मतलब ये बड़ी है ये छोटी है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा है ना, तो फिल्ट्रेशन करती है। एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो ये ब्लड वेसल्स है, फिर उसके बाद ये एपिथीलियम है बोमेंस कैप्सूल का। यहाँ पे तुम्हारी क्या है, एंडोथीशियम है ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे हमारे एल्वियोलाई में नहीं होता था कि ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम था, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस था, ठीक है, फिर कैपिलरीज थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल है, बेसमेंट सब्सटेंस है, फिर कैपिलरी है दूसरी, ठीक है। और उसके बाद कैपिलरी नहीं, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे होते हैं ना एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, उन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये पोडोसाइट्स सेल होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिग्जैग टाइप ऑफ वे में,
इनमें बहुत कम स्पेसेस बचती है, इसलिए इन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा, क्योंकि कम स्पेसेस है ना, तो सिर्फ पानी वगैरह ही निकल के जा पाएगा, बाकी सारा कुछ बीच में फंस जाएगा। जो अच्छी चीज़ होती है ना, जो बॉडी को चाहिए होती है, वो बीच में फंस जाएंगी इसके, ठीक है। ब्लड इज़ फिल्टर्ड फाइनली दैट सारे प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule, therefore this is considered as a process of ultrafiltration। सारा कुछ मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स इसने ले लिए, तो इसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो हर एक लेयर ना, जैसे बेसमेंट है वो मैश की तरह एक्ट करेगा, मतलब छन्नी की तरह एक्ट करेगा। इसके अंदर पोडोसाइट है बोमन्स कैप्सूल में, तो हर लेयर पे फिल्ट्रेशन हो रही है। बस कुछ चीज़ें पास ऑन कर पाएंगी, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो ही पास कर पाएंगे। बड़े मॉलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन वगैरह, वो सब अंदर ही मतलब ऊपर ही रह जाएंगे और ब्लड में वापस चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट, किडनी जितना फिल्ट्रेट 1 मिनट में बनाते हैं उसे GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट होता है, यानी कि 180 लीटर्स पर डे। अब देखो एक और चीज़ आती है, इनमें बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है रेगुलेशन के लिए, कि ये अच्छे से मतलब काम करे GFR, इसके लिए बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे JGA होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस, ये सेंसिटिव रीजन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तुम्हारा ये क्या करता है, देखो अगर GFR कम है, मतलब ग्लोमेरुलस अच्छे से नहीं कर रहा है फिल्ट्रेट, वहाँ से फिल्ट्रेट मतलब कम बन रहा है, तो ये उसको सेंस करता है, JGA उसको सेंस करता है और वो रेनिन रिलीज़ करता है। रेनिन क्या करता है, वो ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, मतलब इसको और कंस्ट्रिक्ट कर देगा, यहाँ से ब्लड ज़्यादा आने लगेगा, इसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा और छोटा कर देगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तुम्हारा, ठीक है। रेनिन एंजियोटेनिसिस मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 180 लीटर बना, बट हम तो 1.5 लीटर्स ही सिक्रीट करते हैं पर डे, तो बहुत ज़्यादा अब्सॉर्प्शन हो रही है। ये रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो रही है, ये रीअब्सॉर्प्शन आगे ट्यूबुलर पार्ट्स में होती है। ये जो तुमने देखा ना, ये मैल्फिजियन बॉडी था, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, इसे मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम आगे आ जाते हैं, हमें आयनिक और वाटर का बैलेंस बनाना होता है, कि हम कोई भी एक कम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो तुम्हारा, आई एम गोना कीप दिस इमेज, ताकि मैं तुम्हें इमेज से बताती जाऊँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखो जो तुम्हारा PCT है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे क्यूबॉइडल ये याद रखना, क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, उसके ऊपर ऐसे ब्रिसल्स लाइक होते हैं, जिससे ऑब्जॉर्प्शन कर पाता है वो, ठीक है। सरफेस एरिया बन जाता है जिससे रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, इसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ये मेंटेन करता है pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडीली फ्लूइड, ठीक है। ये अब सिलेक्टिव सिक्रीशन भी करता है कुछ चीज़ों की, जैसे एंड्रोजन आयंस अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ HO3। ये देखते हैं क्या है, ये देखो ये सब इसने ले लिया, लाइक H3O नेगेटिव, NaCl, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ये सब इसने अब्जॉर्व किया है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हैं, ये इसने सिक्रीट किया है। ये तुम्हें एरो से कंफ्यूज नहीं होना है, एरो से कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, अब्जॉर्प्शन ऑफ, देखो सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनियम, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन किया, और हाइड्रोजन आयन तो और अमोनिया ये मतलब इसने इसकी सिक्रीशन किया। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ एमिली, ये सिर्फ पानी के लिए परमेबल होते हैं, तो इससे पानी बाहर निकलता रहता है, पानी बाहर निकलता रहता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। फिर हम असेंडिंग लूप ऑफ एमिली में जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट्स परमेबल होते हैं, तो यहाँ से सॉल्ट्स बाहर आते हैं, बट पानी अंदर अंदर ही रहता है, पानी नहीं बाहर आता, ये इम्परमिएबल टू वाटर है, ये इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इस रीजन में इसने तुम्हारा NaCl आयंस को एब्जॉर्व कर लिया, पानी को एब्जॉर्व कर लिया, HO3 नेगेटिव को एब्जॉर्व कर लिया, और रिलीज़ क्या किया, K पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव इसने रिलीज़ किया। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आती है, काफ़ी सारे उनमें होती है, नेफ्रॉन्स में एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। अब तुम यहाँ से देख रहा होगा कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया ये बाहर निकाल रहा है, क्यों यहाँ से बाहर जा रही है, ये बाहर जा रहा है, यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा, ये बाहर जा रहा है इधर, तो यहाँ पे और पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से, ठीक है।
अब हम जक्स्टामेडुलरी में आ जाते हैं, क्या होता है। तो तुम्हें ऐसे इमेजिन करना है ये वाली चीज़ इसके ऊपर है, तो यहाँ से देखो पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है। और यहाँ से तुम्हारा सॉल्ट्स निकलते हैं, ठीक है, इस जगह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वासा रेक्टा इसके ठीक ऊपर है, तो वासा रेक्टा अगर इधर से NaCl निकल रहा है तो वासा रेक्टा NaCl ले लेगी और पानी बाहर छोड़ देगी, ठीक है। ये पानी रिलीज़ कर दिया कि यहाँ से NaCl निकलेगा जो ये वाली जगह है, और यहाँ से यूरिया आएगा। तो ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ना, जगह है बीच में इसके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा NaCl और यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल पाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पे वासा रेक्टा होता है, वासा रेक्टा क्या करता है, NaCl यूरिया इधर है ना, उसको उठा के इधर ले आएगा ताकि पानी की अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑस्मोलैरिटी दी हुई है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा ना, तो 1200 ऑस्मोलीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा पानी तो अब्जॉर्ब हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो 1200 ऑस्मोल होगा, ठीक है। और पहले कम था तो 300 ऑस्मोल था, तो ऐसे से इसकी ऑस्मोलैरिटी दे रखी है। इसको बेसिकली हम काउंटर करेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद हम रेगुलेशन पे आ जाते हैं। रेगुलेशन कैसे होती है कि मतलब हाइपोथैलेमस है, JGA और हार्ट, ठीक है। अब देखो ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द एक्टिविटी चेंज इन ब्लड वॉल्यूम एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। देखो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में कि मतलब ठीक है कि पानी है, कम है, फ्लूइड की वॉल्यूम ये वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद अगर बहुत कम है पानी तो वो हाइपोथैलेमस को आगे सिग्नल बोलेंगे, फिर वो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज़ करेगा और वासोप्रेसिन रिलीज़ करेगा, ठीक है, फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफिसिस। ये क्या है हम आगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कि न्यूरो हाइपोफिसिस क्या है। जो पिट्यूटरी होते हैं ना, उसके दो होते हैं, आगे पीछे वाला, ठीक है। तो वहाँ से न्यूरोफाइसिस उसका एक पार्ट होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH और वेसोप्रेसिन निकलता है, ठीक है। ADH क्या करता है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन करता है कि पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, ताकि डायरिसिस ना हो, मतलब पानी का लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद ADHD रिलीज टू कंप्लीट कंस्ट्रिक्टरी इफेक्शन। ADHD और क्या करता है, तुम्हारी जो ब्लड वेसल है एफ्रेंट को बढ़ा देगा, ईफ्रेंट को छोटा कर देगा ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और लाइक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है, GFR बढ़ जाता है। JGA क्या करता है, देखो यहाँ पे कुछ वो होते हैं इसके लिए कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, JGA को सिग्नल भेजते हैं कि GFR कम है, तो वो रेनिन को एक्टिवेट करता है, जो एंजियोटेंसिनोजिन है ना, उसको एंजियोटेंसिनोजिन 1 में कन्वर्ट करता है, जो फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वासो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब और कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को, मतलब उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये देखो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, इन दोनों का मैकेनिज्म अलग है, इसको रास मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे एल्डोस्टेरोन निकलता है और ये Na+ और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर ANF। अब देखो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए इसका उल्टा होता है, ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए हमारा होता है ANF, ठीक है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे चेक रखता है ANF हमारा, ठीक है। उसके बाद मिक्सचरेशन आ जाती है। जब तुम्हें मिक्सचरेशन करना है, ठीक है, तो तुम्हारे CNS के पास सिग्नल जाता है, वो मोटर उसको मैसेज देता है कि मतलब कि हाँ यूरिन पास करना है, ये वो, तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल कर दो, कंट्रैक्शन होती है तो जो स्फिंक्टर होता है ना ऐसे नीचे, वो रिलैक्स हो जाता है और मिक्सचरेशन हो जाती है, यूरिन बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर किसी को ग्लूकोज मतलब किसी को डायबिटीज़ होती है ना, तो उनकी यूरिन में ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे डायबिटीज़ मिलेटस में ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया बाहर निकलता है यूरिन से, ठीक है। यूरिन इनमें अब्जॉर्ब नहीं कर पाता ब्लड में ज़्यादा, तो इसलिए यूरिन टेस्ट लेते हैं ना काफ़ी डायग्नोसिस के लिए, तो उसके लिए। देखो बाकी ऑर्गेनिजम्स का क्या है कि मतलब स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज़ करेंगे, इसमें यूरिया वगैरह होगा, ठीक है। सारे अलग अलग लीवर अलग अपना वेस्ट को ट्रीट करते हैं, तो ऐसे से दे रखे हैं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग उसके लिए वो होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स के लिए।
डिसऑर्डर्स के लिए कईयों का ना किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी चलती नहीं तो उन्हें हीमोडायलिसिस पे लगाना पड़ता है, मतलब आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है। उसमें बेसिकली ब्लड बाहर निकालते हैं बॉडी से, उसमें हेपरिन डाल देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, और उसके बाद उसको सेलोफिन शीट में डाल देते हैं जो किडनी की तरह एक्ट करती है और लाइक उसे फ्लूइड अब्जॉर्ब कर लेती है। जो सेलोफिन मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, आर एब्सेंट इन द डायफिनिटी मूव आउट दिस क्लीनिंग एंड ब्लड। देखो जब हमने ये सब कर दिया, वाटर अब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ पे ना बाकी चीज़ें नहीं अब्जॉर्ब हो पाती, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड। तो जो बाकी सब्सटेंसेस होते हैं सिर्फ ये वाटर की अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, बाकी सब्सटेंस ऐसे बाहर निकल जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल है, और इसलिए तुम्हें एक दूसरी किडनी ला के किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो अब देखो ब्लड निकाले, उसमें हेपरिन डाला था, अब बॉडी में वापस डालने से पहले एंटी हेपरिन डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रीनल फेलियर्स हो जाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है इसके लिए, ये प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव हो तुम्हारे आसपास तो उसके लिए उनकी ही किडनी यूज़ की जाती है। रीनल कैल्कुलाई, इसमें किडनी में पत्थरी होती है कहते हैं ना, तो ऑक्सलेट्स के सॉल्ट्स होते हैं वो किडनी में जम जाते हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब हम लोकोमोशन पे आ गए। लोकोमोशन में ये देखो 3 तरह के वो होते हैं स्केलेटल, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइएशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, अनब्रांच होते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विसरल स्मूथ मसल्स, ये फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल स्पेस होते हैं, इनमें कोई स्टाइरेशन नहीं होती, लाइनें नहीं होती, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अनब्रांच होते हैं और मतलब बहुत कम रेयरली फटीग होते हैं, ये कभी नहीं थकते। कार्डियक मसल्स, इनमें ऐसे ब्रांचिंग होती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल होते हैं, बहुत कम स्टाइरेशन होती है, फेंट स्टाइरेशन होती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री होती है, एसएन कंट्रोल करता है, जो हार्ट के ऊपर हमने पढ़ा था एसएन नोड होती है वो कंट्रोल करते हैं। ब्रांच होते हैं और इंटरगैलेक्टिकल डिस्क होती है, ये डिस्क दिख रही है बीच बीच में ऐसे लाइन है, ये इंटरगैलेक्टिकल डिस्क है, ठीक है। ये यहाँ पे सेम दे रखा था, हो गया। अब ना ये हमारा तुम्हारा है मसल फाइबर्स का व्यू। ये देखो ये इसके बीच में ये मसल फाइबर है, ठीक है। ये मसल फाइबर्स हैं तुम्हारे, ठीक है, ऐसे जो तुम्हें लाल लाल दिख रहे हैं। इसके बीच में सार्कोलेमा होता है और ये देखो ब्लड कैपिलरीज है तुम्हारी। ये जो तुम्हें बड़ा सा गुच्छा दिख रहा है ना जिसके अंदर मसल फाइबर है, ये फेसिकल है, ठीक है। और ये फेसिका के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये देखो बहुत सारे देखो मायोफिलामेंट्स होता है, उनका गुच्छा जो होता है वो मायोफिब्रिल बनाता है, उनका गुच्छा मसल फाइबर बनाता है, उनका और आगे गुच्छा फैसिकुलाई बनाता है, और वो सारे फैसिकुलाई इकट्ठे होकर मसल बनाते हैं, ठीक है। मायोफिलामेंट थिक होता है और एक थिन होता है, थिक वाला मायोसिन होता है, मोटा तो थिक, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन, और थिन एक्टिन होता है, एक्टिन लाइट होता है, मायोसिन डार्क होता है, और ठीक है। ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन्स में, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हें मसल फाइबर दे रखा है ना, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसे सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मायोसिन और एक्टिन हमने देखा वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये तुम्हें बीच में दिख रहा है मोटा सा डार्क, ये मायोसिन है, और ये जो वाइट दिख रहा है साइड में ये एक्टिन है, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये बैंड वगैरह दे रखे हैं, ये एक सार्कोमियर है, जो जेड लाइन दिख रही है ना उनके बीच में एक सार्कोमियर है, मतलब एक स्ट्रक्चरल यूनिट है तुम्हारा सार्कोमियर, ठीक है, मसल का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसे एच जोन बोलेंगे, ये पूरा मायोसिन है। और जहाँ पे देखो ये पूरा मायोसिन प्रेजेंट है ना उसको ए बैंड बोलेंगे। अब जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, इसे आई बैंड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग जोन है इसे ओ जोन बोलेंगे, ओवरलैपिंग जोन। और ये 2 जेड लाइन है जो इसको डिवाइड करे, और बीच में से एम लाइन, मिडल है ना तो मिडल में से एम लाइन पास करेगी, सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। अब हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पे आ जाते हैं। ये देखो तुम्हारा ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ठीक है। अब ये मायोसिन ऐसे सांप की तरह है, 2 मुँह सांप की तरह, ये इसका हेड है, ठीक है। ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, इसकी एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है। जब तक इससे एटीपी बाइंड होगा ना तब तक ये एक्टिन से बाइंड ही नहीं कर सकता, एटीपी से एक्टिन से बाइंड नहीं करने देगा। अब ये एक्टिन है, ये 2 एक्टिन के फिलामेंट्स ऐसे लगे हुए हैं, उसके ऊपर ये रोप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ट्रोपोमाइसिन है, और ऊपर ट्रोपोनिन है ऐसे गोले से 3, ये 3 गोले से जो है ये इसको बाइंड नहीं करने देते। इसमें एक टीपीटी होता है, एक टीपीआई होता है, एक टीपीसी होता है। टीपीसी अब ना तुम्हारी बॉडी जब उनको कुछ करना होता है
तो वो क्या अब ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हम अब पढ़ेंगे कि इन दोनों को जोड़ना होता है, हमने इन दोनों को जोड़ना होता है फॉर इट टू एक्ट, ठीक है, फॉर लाइक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके तो मूव कर लो, इसके लिए मायोसिन और एक्टिन को जुड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम्हारा वो आएगा न्यूरॉन, एंड ये यहाँ पे एसिड, यहाँ पे रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा जो नीचे फिर आगे जाएंगे। और एसआर है ना, उस एसआर हमने पढ़ा था कि उसमें कैल्शियम होता है बहुत सारा, तो वो कैल्शियम रिलीज़ करेगा, वो कैल्शियम रिलीज़ करेगा ना। यहाँ पे रिसेप्टर पर क्या बाइंड होता है, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम रिलीज़ होगा। अब कैल्शियम रिलीज़ करने से जो टीपीसी पढ़ा था ना हमने, ये टीपीसी हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये तीनों टूट जाएंगे क्योंकि कैल्शियम रिलीज। अब एटीपी हाइड्रोलेस एंजाइम आएगा जो एटीपी को तोड़ देगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ये टूटेगा तो यहाँ पे इन दोनों की साइड फ्री हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्रॉस ब्रिज बन जाता है, इसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। अब एटीपी बाहर निकल गया है तो ये रोटेट करेगा, जो तुम्हारा मायोसिन है वो रोटेट करेगा, जिसकी वजह से एक्टिन है ना ये उसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा। ये देखो ये एक्टिन हमारा ये वाला था ना, ये देखो ये इस स्ट्रक्चर में ये एक्टिन है, ठीक है, ये तुम्हारा, तो ये एक्टिन आगे अंदर की तरफ आ जाएगा, पुल इनवर्ड होता है और ये ओवरलैप करने लग जाता है और ज़्यादा, ठीक है। अब ये और ज़्यादा ओवरलैप करने लग जाता है, फिर दोबारा एटीपी इसके आगे जुड़ जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे जो तुम्हारा ए बैंड और एम बैंड है, ए बैंड और एम बैंड क्या था तुम्हारा, जो मायोसिन का रीजन, जो एक्टिन का रीजन था, मायोसिन का रीजन था। एम लाइन तो तुम्हारी ये लाइन बीच में थी, था ना। ए बैंड क्या था कि मायोसिन की लेंथ जो है तो वो तुम्हारा ए बैंड था, कि ये मायोसिन की लेंथ है, ये ए बैंड था, ठीक है। और एम लाइन बीच में से जाती है, ये अनचेंज है, इनको कोई चेंज नहीं होगा। डिक्रीज क्या होगा, ओजोन जो है ओवरलैपिंग जोन इंक्रीज होगा, बाकी सारे जितने भी हमारे जोन थे बैंड थे सब डिक्रीज होंगे साइज़ में, ठीक है, क्योंकि वो पास आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं रेड और वाइट, उस पर रेड फाइबर्स होते हैं, वाइट फाइबर्स होते हैं हमारे उसमें। रेड फाइबर्स कोई लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करते, वाइट फाइबर्स लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो रेड रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसमें मायोग्लोबिन कम होता है। यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या कम होते हैं। यहाँ एसईआर मोर होता है, एसईआर लेस होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन है तब होगा, ये जब एनारोबिक रिएक्शन तब है। ये स्लो टू स्टार्ट है बट ये अच्छे से चलता है, लॉन्ग चलता है। ये फास्ट टू स्टार्ट है बट इतना लॉन्ग नहीं है। इसमें सब कुछ कम है एक्सेप्ट फॉर एसईआर, बस एसईआर ज़्यादा है इसमें सब ज़्यादा है बट एसईआर कम है, बस ऐसे याद रखो। अब हम आते हैं बोन्स में। 206 बोन्स होती है ह्यूमन में। एक एक्शियल होता है, ठीक है, एक स्कल होता है तुम्हारा, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, सब कुछ ठीक है। एक्सियल सेंटर वाली जो पोर्शन होती है वर्टिब्रल कॉलम और स्कल एक्सियल होता है, बाकी सारे अपेंडिकुलर होते हैं, बाजू वगैरह तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ पे बोन्स है, ये देखो आई के नीचे जो है वो आई में है जो वो लैक्रिमल होगी, ये नोज़ पे नेज़ल होगी, ये जो चीक पे है वो जाइगोमैटिक है। ये देखो ये जो है ना ऊपर जॉ के ये मैक्सिला, ये दो होती हैं। नीचे वाली मैंडिबल है, मैंडिबल सिर्फ एक लौती है जो मूव कर सकती है। और यहाँ पे हाइओइड है, हाइओइड किसी से अटैच नहीं होती, ठीक है, अलग सी रहती है। यहाँ पे एटलस है, देखो तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, मतलब डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, उसमें दो ऐसी कुंडी होती है जहाँ पे वर्टिब्रे अटक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा टेम्पोरल लोब है कान के ठीक ऊपर। उसके बाद पैरेटल लोब है और फ्रंटल लोब जो तुम्हारा फोरहेड है ना वो फ्रंटल बोन है से बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब ईयर ऑसिकल, कान में कौन कौन सी बोन्स होती है, मेलस, इंकस, स्टेपीस। मेलस बाहर होती है, इंकस उसके अंदर, स्टेपीस सबसे अंदर। ईयर ऑसिकल्स होते हैं कानों में जो बोन्स होती है उनको कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रल जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद थोरासिक होता है, उसके बाद लंबर होता है, उसके बाद सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, ठीक है, यहाँ पे दे रखा होगा। सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरासिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1, कॉक्सियल भी 1। उसके बाद 12 पेयर ऑफ रिब्स आते हैं। ये देखो 1 to 7 ट्रू रिब्स है, क्योंकि ये आगे स्टर्नम जो होता है ना ऐसे बोन होती है, स्टर्नम से भी जुड़े और पीछे वर्टिब्रल से भी जुड़े, बाय विच वो ये देखो यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज है जिससे जुड़े हैं, आगे से ऐसे से हाईलाइन कार्टिलेज से जुड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद 8, 9 जो 10 तक तुम्हारी हैं ये तीनों, ये फॉल्स रिब्स है क्योंकि ये पूरा यहाँ से नहीं जुड़ती आगे, ये बस इस वाली से ही जुड़ जाती है, हाईलाइन कार्टिलेज से ही जुड़ जाती है इसके। 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स है।
अब हमारे पास हाथ की बोन आ जाती है, इसकी बोन आ जाती है, ठीक है। हाथ के सबसे पहले यहाँ पे देखो स्कैपुला है, यहाँ पे क्लैविकल है जो तुम्हारी कॉलर बोन है, स्कैपुला जो पीछे ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, यहाँ पे तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट जॉइन है, ठीक है, दोनों के बीच में। इसे ग्लिनोइड कैविटी भी बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइन है। यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, ह्यूमरस है। यहाँ पे तुम्हारी एल्बो आ जाती है, ठीक है, ये तुम्हारी ह्यूमरस है। यहाँ पे जो थंब की साइड होगा ना, ऐसे सर्कल बना सकते तुम ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो इसे रेडियल बोलेंगे। और ये जो नीचे वाली साइड है इसे अल्ना बोलेंगे। यहाँ पे कार्पल्स है, यहाँ मेटा कार्पल्स है, और यहाँ पे फैलेंजेस है। यहाँ पे देखो इलियम इस्चियम प्यूबिस होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये सारे जॉइंट होते हैं साथ में, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे प्लेटेला आ जाता है, जो यहाँ पे बोन होगी, फीमर आ जाती है, उसके बाद टिबिया फिबुला आ जाती है, और उसके बाद टार्सल्स आ जाते हैं, मेटाटार्सल्स आ जाते हैं, फैलेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे देखो एल्बो पे कोई बोन नहीं थी, यहाँ पे प्लेटेला बोन है, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कार्पल्स जो थे हमारे 8 थे, तो यहाँ पे जो टार्सल्स है ना, ऐसे छोटे छोटे, ये 7 हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। इन सब में एक लेग में तुम्हारी 30 होंगे, हाथ में भी 30 बोन्स होंगे, ठीक है, पर आर्म। तो 30 इंटू 4 कर लो, 120 हमारे अपेंडिकुलर उसमें होती है, ठीक है। ये देखो ये सारा जो जुड़ा होता है ये फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़ा होता है। अब जॉइंट्स पाए जाते हैं, जॉइंट्स होते हैं फाइब्रस जो बिल्कुल ही जॉइंट होते हैं, स्कल वगैरह में होते हैं। कार्टिलेजनस तो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, ये तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो मूवमेंट अलाउ करते हैं, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं। ये कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, नी का हिंज जॉइंट हो गया। यहाँ पे जॉइंट्स के नाम दे रखे हैं, याद रख रहे हैं, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पिवट जॉइंट जो एटलस एक्सिस में जो मतलब जिससे मुंडी हिलाते हैं तुम, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, जो कार्पल्स हाथ के कार्पल्स होते हैं, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्डर्स, माइस्थेनिया ग्रेविस इम्यून डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये याद रखना, ये ऑटोइम्यून है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे स्केलेटल मसल की डिजनरेशन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि फटीग हो गया, वीकन हो गया, तो पैरालिसिस हो जाता है, बंदा हिला नहीं पाता, टेटनी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से ऐसे स्पैज़म हो जाते हैं, हाथ मुड़ जाते हैं, जैसे हॉरर फिल्म में देखो उनकी बॉडी कैसे मुड़ जाती है, ठीक है। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस ये फीमेल्स में होता है, उनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है आफ्टर एज, तो उनकी बोन पोरस होने लग जाती है, कैल्शियम कम होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गाउट। गाउट क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा जैसे पैर का अंगूठा है, तो इसमें कहीं पे भी हो सकता है, यूरिक एसिड की जमा हो गई है, यूरिक एसिड की जमा होने से इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो चुके हैं, इसे गाउट कहते हैं। अब हम आते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा एक CNS होता है, एक PNS होता है, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ये दूसरा नर्वस सिस्टम होता है, ये बाकी इसमें वो हो जाती है। इसमें ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं, PNS एंड SNS। एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक जब तुम रिलैक्स कर रहे हो, सिंपैथेटिक जब तुम हाइपर मोड में हो, बहुत डरे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ओके। और तुम्हारा दूसरा विसरल आ जाता है, जहाँ पे तुम्हारा बहुत सारे नर्व्स, फाइबर्स वगैरह हैं, ठीक है, नेटवर्क्स, ब्लड वेसल के नेटवर्क्स है, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे तुम्हारा स्टमक हो गया वगैरह वगैरह, उन सबको कंट्रोल करते हैं। ये हम फटाफट से ख़त्म कर जाते हैं। ये नेफ्रॉन है, इसके आगे डेंड्राइट होते हैं जहाँ से सिग्नल रिसीव होता है। उसके बाद यहाँ पे निसल गैन्यूल्स है, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है। यहाँ पे देखो ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर ऐसे माइलिनेटेड शीट है, उनके बीच में शॉन सेल्स हैं, ठीक है। ये माइलिन की शीट फैट से होती है, और ये जो बीच में जगह है जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, इसे नोड ऑफ रैनविल बोलेंगे। ये देखो एक्सोन के टर्मिनल है, और उस पर जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये साइनेप्टिक नॉब है। अब नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, ये देखो, ये हम यहाँ से समझेंगे। यहाँ पे देखो सोडियम आयन कौन सा, जो गोल वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना बाहर जो है, वो सोडियम आयन है। ये पोटेशियम आयन कौन सा, जो ऐसे डायमंड शेप है, ये अंदर है, पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा है और सोडियम बाहर है, ठीक है। अब ये तो तुम्हें बीच में दिख रहा है ना, जो ऐसे से ये खुले हुए हैं, ये लीकी चैनल्स है। ये लीकी चैनल हर टाइम ये देखो इन्हें अंदर बाहर करने देते हैं। ये सोडियम को अंदर आने देगा, पोटेशियम को बाहर जाने देगा, ठीक है। ये हर टाइम खुले होते हैं। अब बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। अब यहाँ पे इम्पल्स आएगा, और जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, वो खुल जाएंगे तो जो
ये सोडियम है, ये बहुत ज़्यादा अंदर आने लग जाएंगे और ये पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर आने लग जाएंगे। फिर इसमें सोडियम पोटेशियम एक पंप होता है जो क्या करता है, तीन तीन सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, Na+, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो 3 और आउट में 3 वर्ड्स होते हैं, K पॉजिटिव, यहाँ पे 2 है तो 2 इन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब आई गेस इतना समझ आ गया होगा। तो हम इम्पल्स पास करते हैं इसमें से, स्टिमुलेट न्यूरॉन। अब यहाँ पे इम्पल्स आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो इम्पल्स आया। अब ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये खुल गए और ये बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया और बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला गया, ठीक है, दैट यू हैव सीन। अब थोड़ी देर बाद सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा और ये इसकी ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ दिखाया, पहले इसकी वोल्टेज अंदर कम था, अंदर मतलब नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, पहले नेगेटिव चार्ज था, फिर एकदम से इम्पल्स आया, इसको +30 पे ले गया, 30 पे ले गया, फिर एकदम से फिर सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया, इसको ठीक किया, इसको ठीक करते करते वो नीचे ले आता, थोड़ा -90 पे ले आता, बट फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। उसके बाद यहाँ पे इम्पल्स आया, इम्पल्स की वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयंस रिलीज़ होते हैं, कैल्शियम आयंस रिलीज़ होंगे तो वो इसको बोलेंगे उससे पहले यहाँ पे मैं इसका वो बता देती हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, उसके अंदर जो साइनैप्टिक वेसिकल्स है इसके अंदर, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली दूसरे उसका डेंड्राइट है, ठीक है, और ये बीच में साइनैप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। इसके ये देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब कैल्शियम रिलीज़ हुआ, कैल्शियम ना इसको ले जाएगा इसके मेम्ब्रेन के पास और यहाँ से ये टूट जाएगा और यहाँ से तुम्हारे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेंगे और ये दूसरा डेंड्राइट के रिसेप्टर है ना वहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे और ऐसे इम्पल्स पास ऑन होता रहता है, ठीक है। अब ये केमिकल था, अब कई बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही आगे पास कर देते हैं, उसी से इन्फॉर्मेशन आगे पास कर देते हैं। अब हम आते हैं ब्रेन पे। ब्रेन के ये पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन होता है जो बहुत सारी चीज़। अब देखो फर्स्ट स्टार्टिंग विद इसके ना ऊपर लेयर्स होती हैं, एक पाया मैटर होती है सबसे पहले, उसके ऊपर आर्किनॉइड होती है जो ऐसे स्पाइडर वेब जैसी होती है, उसके ऊपर ड्यूरा मैटर होती है, ठीक है। अब तुम्हारा फोर ब्रेन आता है ये वाला, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फोर ब्रेन आता है, फिर मिड ब्रेन आता है, ये देखो मिड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है नीचे वाला, ठीक है। अब ये देखो 2 हेमिस्फीयर होता है, एक ऐसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, वो जुड़े होते हैं फाइबर्स से जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जिससे ये दोनों जुड़े होते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन में ये थैलमस है, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहे हैं ना, ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, ये छोटे छोटे गोले गोले से, ये तुम्हारे हाइंड ब्रेन में पॉन्स है, तुम्हारा सेरिबेलम है, मेडुला है, ठीक है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा। फटाफट देख लेते हैं सब क्या करते हैं। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आगे एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो सिग्नल लेते हैं और उसे एसोशिएट करते हैं मेमोरी से वगैरह चीज़ों से एसोशिएट करते हैं। उसके बाद थैलमस आता है जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है तुम्हारा। उसके बाद हाइपोथैलमस आता है, ये तुम्हारे बेसिकली बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सबको कंट्रोल करता है। और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी है, ये हार्मोन्स वगैरह भी सिक्रीट करता है। उसके बाद तुम्हारे पार्ट्स आते हैं, अमिगडाला इमोशंस के लिए होता है, हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए होता है, लिम्बिक लोब लिम्बिक सिस्टम ये सेक्शुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन वगैरह के लिए होता है एंड मोटिवेशन के लिए होता है, ठीक है। मिड ब्रेन इसमें कॉर्पा क्वाड्रिलिजियम में आ जाता है, ऐसे जो हमने पढ़ा था, ये डोर्सल पोर्शन में होता है, ये 4 स्वेलिंग्स होती है जिसे कॉर्पा क्वाड्रिलिजियम में बोलते हैं। उसके बाद हाइंड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पॉन्स क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम प्रिसिजन वाले टास्क होते हैं या बॉडी का पोस्चर होता है। ड्रिंक करने से सेरिबेलम डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से बंदा ढंग से चल नहीं पाता। उसके बाद मेडुला आता है, मेडुला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन वगैरह वगैरह, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। चैप्टर तो फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन वो होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होती है, एक्सोक्राइन में डक्ट्स होती है। कुछ हेट्रोक्राइन होते हैं जिनमें दोनों ही होती है, डक्ट्स भी होती है, वैसे सिक्रीशन भी कर लेते हैं ब्लड में। पैनक्रियास डुअल ग्लैंड है जैसे, और गोनाडोट्रॉफिन हो गए जैसे तुम्हारे ओवरीज और वगैरह, ठीक है। हार्मोन्स और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, मैसेज ट्रांस करते हैं और ये ट्रेस अमाउंट में बहुत छोटी क्वांटिटी में होते हैं।
अब देखो ह्यूमन में बहुत सारे हैं, जैसे पीनल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ओवरीज इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट पे होता है डायोसेफ्लोन के, इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं या न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, इन्हें न्यूक्लिया या न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये ना मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करेगा, बट इसको पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन जैसे तुम्हारा सोमैटोस्टैसिन हो गया, ये इनिबिट्स ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और GnRH क्या है, ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि ग्रोथ कराओ, ठीक है। ओरिजिनेटेड, ये देखो ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ पे पोर्टल वो होता है तुम्हारा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से इधर आते हैं। अब ये पोस्टीरियर, यहाँ पे पिट्यूटरी आ जाती है नीचे, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, पिट्यूटरी बोन कैविटी में होता है, सेलर टर्सिका, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस को एक स्टॉक से जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, एक एडिनोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब देखो एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है, एडिनोहाइपोफाइसिस आगे वाला होता है। यहाँ पे देखो सीधा ये वाला ही आ रहा है और ये आगे सिक्रीट करे, ये खुद का नहीं बना रहा न्यूरोहाइपोफाइसिस, उसी के इधर आके ये स्टोर करता है बस, ठीक है। इसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट्स नर्वोसा में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन रिलीज करता है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब रिलीज करेगी। और पास इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है पास इंटरमीडिएट, वो मेलानोसाइट प्रोड्यूस करता है, जो पिगमेंट देता है, मेलानिन देता है, जो पिगमेंट देता है, हमें कलर देता है स्किन का। अब GH, अगर GH बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसे जाइगैंटिज्म कहते हैं, ठीक है। अगर कम सिक्रीट हो तो ड्वार्फिज्म, मतलब छोटा हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ। एक्रोमेगैली, अगर तुम्हारा GH अडल्ट में ज़्यादा हो गया तो उनका फेस डिसमॉर्फ्ड सा लगने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्रोलैक्टिन, जो क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, मेमोरी गैलेंस को कहते हैं। TSH स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ACTH क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। LH FSH क्या करता है, अब देखो मेल्स में LH क्या करेगा, LH FSH को गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं, पहली बात। मेल में क्या करेगा, एंड्रोजन बनाएगा, फीमेल में क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। FSH मेल्स में क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ, ठीक है, इतना करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, बॉडी में से चाइल्ड बर्थ के टाइम बच्चे को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। वासोप्रेसिन क्या करता है, ये वासोप्रेसिन हमने कहाँ पढ़ा था, एक्सक्रीशन में, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे डायरोसिस नहीं होता। अगर देखो ये अच्छे से काम ना करे ना ADH, तो क्या होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें बहुत डाइल्यूट यूरिन निकलेगा ऐसे, ठीक है, डिहाइड्रेशन और वाटर लॉस हो जाता है। पीनल ग्लैंड क्या होता है, पीनल ग्लैंड ये दे नहीं रखा, पीनल P शेप का ग्लैंड होता है, छोटू सा, ये मेलाटोनिन रिलीज़ करता है, जो हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म और पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को देखता है। थायराइड हार्मोन, ये देखो थायराइड हार्मोन ऐसे दिखता है और ये इसमें से ऐसे जुड़े हुए हैं एक टिश्यू के थ्रू, ठीक है, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, जिसे इस्थमस बोलेंगे। ये जो तुम्हें टिश्यू दिख रहा है ना, थिन फ्लैप, ये इस्थमस है, दोनों को जोड़ के रखता है। अब इसमें ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ऐसे दिख रहे हैं जो स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। इसके अब T4 होता है, T3 होता है थायरॉक्सिन, T4 ट्राई आइडोथायरोइन 3 ये क्या करता है, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और इंटेलिजेंस वगैरह में हेल्प करता है। अब ये हमें डाइट में कैसे मिलते हैं, आयोडीन से मिलते हैं। सॉल्ट्स में आयोडीन इंक्लूड किया गया था बाद में, जिससे हमें थायराइड मिले, मतलब आयोडीन मिले, जिससे ये जो हार्मोन है ना थायराइड रिलेटेड, ये अच्छे से हों। अब गोइटर क्या होता है कि थायराइड की कमी है तो तुम्हारी नेक स्वॉलन हो जाएगी, ठीक है। अगर देखो मम्मी को हाइपोथायरॉइडिज्म है, थायरॉक्सिन की कमी है, तो जब बच्चा पैदा होगा ना,
उसे क्रेटिनिज्म होगा, मतलब स्टंटेड ग्रोथ होगी, इंटेलिजेंट नहीं होगा, लो इंटेलिजेंट, अब नॉर्मल स्किन होगी, डेफम्यूटिज्म होगा, एक्सेट्रा। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ये ग्रेव्स डिजीज़ कॉज करते थे, बंदा बहुत ही पतला लगने लग जाता है, ऐसे स्केलेटन जैसे दिखने लग जाता है, प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स, मतलब आई बॉल्स बहुत ही बाहर आके जैसे दिखने लग जाती हैं। उसके बाद TCT होता है, TCT क्या करता है, TCT क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम ले लेके बोन्स को देता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन ये थायराइड के पास में ही होता है, ये क्या करता है, PTH रिलीज़ करता है। PTH क्या करता है, बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में रिलीज़ करता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये PTH और TCT अलग है, एंटागनिस्टिक है, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है, ये देखो। उसके बाद थाइमस इम्यूनिटी वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को देखते हैं। ओल्ड पर्सन में थाइमस रिड्यूस हो जाता है, मतलब ठीक है, दे गेट वीक। एड्रीनल ग्लैंड, अब एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, अंदर एड्रीनल मेडुला होता है, ठीक है। अब देखो ये हम देख लेते हैं एड्रीनल, तुम्हारा एड्रीनल मेडुला है वो क्या रिलीज़ करेगा, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, ये उसका ठीक है, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, इन्हें कैटियो कॉलमाइंस भी बोलते हैं, अमाइंस बोलते हैं, तो इसमें प्रोटीन है, ये प्रोटीन वाले हार्मोन है, ठीक है। ये इमरजेंसी में यूज़ होता है, फ्लाइट और फाइट, जब तुम बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, एग्जाम दे रहे हो कुछ हो, तो इसमें बाल खड़े हो जाते हैं, आईज प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं, स्वेट निकलता है, ठीक है, बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये सब होता है, और दिल धक धक करने लग जाता है, सब कुछ, ठीक है। अब देखो जो कॉर्टेक्स होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं, सबसे इनर लेयर को हम बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस, बीच वाली जोना फेसिकुलेट, जोना रेटिकुलरिस, जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा। अब ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ करता है, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स। अब ये बहुत तरीके से होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिजोल, ठीक है, ये बहुत तरीके का होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोजेनेसिस करता है, लाइपोलाइसिस करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स को करेगा, प्रोटीन्स को करेगा, ठीक है। कॉर्टिजोल क्या करता है, ये किडनी के फंक्शंस को देखें। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिजोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का टाइप है कॉर्टिजोल, ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस सप्रेस। अब देखो ये तब होते हैं, ये एनर्जी सेव करने के लिए होते हैं। अब एनर्जी सेव करने के लिए है तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बनाएंगे। अब जो तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, बॉडी को डिजीज़ से फाइट करता है, उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो ये क्या करता है, एनर्जी सेव करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को नीचे कर देता है, और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम इसलिए कॉर्टिजोल वगैरह दिया जाता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन एक और आ जाता है, ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, पानी वगैरह की किडनी में हेल्प करता है कि रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, ये वो। एंड देन यू हैव कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो तुम्हारे एक्सियल हेयर, मतलब लेग्स के बीच में हेयर ग्रोथ कराते हैं, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ कराते हैं, फेशियल हेयर की ग्रोथ कराते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज ग्लूकाजन और इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया ब्लड में, उसको कम करेगा, ठीक है। ग्लूकाजन क्या करता है, इंसुलिन बढ़ाता है, दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्टिक है, ऑपोजिट है। ग्लूकाजन हाइपरग्लाइसेमिक है और इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो तुम्हें डायबिटीज़ हो जाती है। और हम ये भी एडिसन डिजीज़ भी करनी थी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले ये होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह अगर ना बने तो मेटाबॉलिज्म और नहीं होता, और ग्लूकोज नहीं बनेगा, वीकनेस आ जाएगी, फटीक आ जाएगा, इसे एडिसन डिजीज़ के। देखो अगर इंसुलिन कम होगा, डायबिटीज़ मिलेटिस हो जाएगी तुम्हें। अब इंसुलिन बॉडी में दिया जाता है, इंसुलिन बॉडी में दिया जाएगा वाया इंजेक्शन। ऐसे डाइजेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारे गट में एंजाइम्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रेक डाउन हो जाता है और काम नहीं कर पाता, इसलिए इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। अगर डायबिटीज़ मेलिटस होगा तो तुम्हारे यूरिन में से ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ निकलेंगी, ठीक है। टेस्टिस वाले पे आ जाते हैं, ओवरीज पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये बाहर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के डुअल फंक्शन करते हैं, सेक्स ऑर्गन भी हैं और हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं। इसमें लेडिक सेल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। एंड्रोजन क्या करता है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, हेल्प वगैरह में हेल्प करते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स की उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, एग्रेसिव हो जाते हैं, लो पिच वॉइस हो जाती है, एंड ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है। और उसके बाद मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड ये सब एंड्रोजन्स का काम होता है। उसके बाद ओवरी पे आ जाते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ओवरी ना ऐसे एक छिलके में होती है, अब ओवरी बाहर निकल जाएगी तो जो छिलका बच जाता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये उसके बाद एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे ब्रेस्ट हो गई उसकी डेवलपमेंट वगैरह करता है, एंड अब फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट्स फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स को में एक्ट करता है और फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई करता है ताकि मिल्क सिक्रीशन हो सके। उसके बाद हम किडनी, हार्ट और जीआई ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स पे आते हैं। अब देखो तुम्हारा हार्ट आर्टरियोनॉटिकल फैक्टर ANF रिलीज़ करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हार्ट ये रिलीज़ करता है। उसके बाद तुम्हारी किडनी एरेथ्रोपोइटिन रिलीज़ करती है जो RBCs बनाता है, एरेथ्रोपोइसिस करके। उसके बाद तुम्हारे जीआई ट्रैक्ट क्या रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो अब आगे क्या होता है देखो, सिक्रीटिन क्या करता है, सिक्रीशन करता है पानी की और बाइकार्बोनेट आयंस की। गैस्ट्रिन क्या करता है, HCl बनाता है, सब कुछ करता है, ठीक है। उसके बाद CCK क्या करता है, गॉल ब्लैडर और बाकी पैनक्रियाज की सिक्रीशन को देखता है, ठीक है। GIP होता है एक, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। देखो ये गैस्ट्रिन कर रहा था ना, हाइड्रोक्लोरिक और एसिड को बनाना, पेप्सिनोजन को बनाना, ये इनहिबिटिंग है, GIP इनहिबिटिंग है, ये सबको कम कर देता है ग्रोथ हार्मोन्स को, ठीक है। एंड अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। दो तरह के हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन अंदर नहीं जा सकता तो ये रिसेप्टर पे बाहर जुड़ जाता है। अब फिर वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बनता है जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं जिससे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे आते हैं स्टीरॉइड वाले हार्मोन्स। ये स्टीरॉइड लिपिड के होते हैं तो ये सीधा अंदर चल जाते हैं, न्यूक्लियस में चल जाते हैं, जीनोम को चेंज कर देते हैं और तुम्हारा फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है। एक बार ही रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर का। यहाँ से हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH जो कंट्रोल कर मतलब ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। सोमैटोस्टेसिन जो इनहिबिट करता है, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंटीरियर आगे वाली जो पिट्यूटरी है वो GH, TSH, ACTH, LH, FSH ये सब बनाएगी। पिट्यूटरी पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन बनाएगी। थायराइड T3, T4 एंड TCT, ये T3, T4 मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। TCT कैल्शियम बोन्स को तक पहुँचाते हैं। PTH जो पैराथायरॉइड रिलीज करता है, PTH ये क्या करता है, कैल्शियम को बोन से लेके ब्लड में पहुँचाता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिजोल और एल्डोस्टेरोन बनाता है जो रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है। एड्रीनल मेडुला एड्रीनलिन नॉरएड्रेनालिन बनाता है जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो इमरजेंसी में हम एक्टिवेट हो जाते हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन ग्लूकाजन, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकाजन ग्लूकोज को बढ़ाता है। पार्स इंटरमीडिया ये MSH रिलीज़ करता है, मेलानिन रिलीज़ करता है जो कि कलर देता है स्किन को। पीनल ग्लैंड मेलाटोनिन ये स्लीप साइकिल, बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। अब मेल्स में क्या होता है, LH एंड्रोजन्स बनाता है, FSH स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। फीमेल्स में इन फीमेल्स जो ये LH है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, FSH मैच्योर फॉलिकल्स बनाता है। हार्मोन्स और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स अटैक, ये हमने पढ़ ली थी डेफिनेशन। आगे देखो ये डिजीज़ है, जाइजेंटिज्म ड्वार्फिज्म GH की वजह से होता है। अगर ज़्यादा हो तो जाइजेंटिज्म, कम हो तो ड्वार्फिज्म। अब नॉर्मल हाइट होती है। एक्रोमेगैली क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है एडल्ट्स में तो सिवियर डिस्फिगरेशन हो जाती है फेस में। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है, थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो बंदा बहुत ही वीक दिखने लग जाता है और प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स बाहर आने लग जाती है। ग्वाइटर थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होने की वजह से यहाँ पे स्वॉलन नेक हो जाती है। क्रेटिनिज्म, अगर मम्मी को थायराइड है, हाइपोथायराइड है, थायराइड कम है तो जो बेबी पैदा होगा उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी और मेंटली रिटार्डेड होगा और डेफ म्यूटिज्म होगा। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, ये इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन की कमी की वजह से जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज निकलती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें ADH जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन निकलता है और प्यास बहुत निकलती है और वाटर का वेस्ट बहुत होता है। उसके बाद एडिसन डिजीज़, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीशन पूरी तरीके से नहीं करता तो फटीक वगैरह होता है। अब प्रोटीन हार्मोन क्या करते हैं, इधर आके रिसेप्टर्स बनते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर देते हैं जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करते हैं जिससे चेंजेस होते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन सीधा अंदर न्यूक्लियस में जाएंगे और जीनोम को चेंज करेंगे जिससे चेंज आएगा। एंड दैट वाज इट।
आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स फॉर ईच चैप्टर। तो जैसे ही मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो टेलीग्राम पे आई एम गोना पोस्ट that short notes per chapter. So thanks for watching and do subscribe if you liked it.